Hello, friends. Welcome to FinWise. Friends, ever since the Fed chairman, Mr. J. Powell, has given the statement that there is likelihood of recession in the US, investors are very much concerned. Moreover, the media and especially the self-proclaimed entry level journalist. Why entry level? Because no financial journalist has ever told the exit. Because exit needs to tell something about exit, you need to give decision. For entry, you only need to give the opinion. So the media, financial journalists have created a scare amongst the investor. So in this video, I will be telling you exactly what is the likelihood of recession and what are the impacts and severity of the recession. So please stay tuned with me. यार पॉवेल साहब ने ऐसा कभी भी नहीं बोला है कि रिसेशन आना ही है. पॉवेल हैज जस्ट सेड दैट रिसेशन इज पॉसिबल बट इट इज़ नॉट इनएविटेबल. पर उसके बाद में पॉवेल साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो सुन के सही में मेरे को इंडियन पॉलिटिशियंस की याद आ गई. लेट्स सी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया उन्होंने. पॉवेल साहब बोलते हैं देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क ऑफ गोइंग टू फार और नॉट गोइंग फार इनफ. मतलब मैं अगर चाहे अंदाज देखिए एक बार, क्या अंदाज में बात कर रहे हैं. अगर मैं बहुत आगे निकल जाऊँ, मतलब वो इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रेट हाइक की बात कर रहे हैं, या मैं पीछे रह जाऊँ, तो मेरे को ये डिसीजन या जजमेंट लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. मतलब वो जेन्युइनली अपने प्रॉब्लम्स जो है वो इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं. और उसके बाद में यूएस इन्वेस्टर्स ने ये प्रॉब्लम को और ये रिसेशन के स्टेटमेंट को सुनने के बाद में 2 दिन उसको रिस्पेक्ट भी किया. 2-4 दिन, हफ्ते भर तक मार्केट नीचे गया था, मार्केट फिर से बाउंस बैक कर गया. तो अभी ये जो स्टेटमेंट दिया है पॉवेल जी ने, ये बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक प्रॉब्लम है. किसी भी मॉनेटरी पॉलिसी सेट करते वक्त किसी भी सेंट्रल बैंक को इसी टाइप का दिक्कत होता है. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये जो सीरीज़ है, ये अभी द सेंट्रल थीम इज़ बेसिकली द सेंटर ऑफ प्रॉब्लम इज़ इन्फ्लेशन. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का थ्रेड समझ लेते हैं. सबसे पहले एवरीथिंग स्टार्टेड विथ कोरोना. कोरोना के बाद में लिक्विडिटी आई. लिक्विडिटी इज़ बेसिकली पंपिंग ऑफ मनी इन द सिस्टम. लिक्विडिटी आने के बाद में महंगाई का डर आया सबसे पहले कि महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा. कुछ लोग तो बोल रहे थे हाइपर इन्फ्लेशन भी आ सकता है. ये इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत आया था या आने की शुरुआत हुई थी, तो उसके साथ ही वॉर चालू हो गया. वॉर हैज़ एडेड टू द इन्फ्लेशन. फिर उसके बाद में रियल इन्फ्लेशन दिखने लगा, तो उसके लिए रिएक्शन आ गई. रिएक्शन में रेट हाइक किए गए. अभी हम ये सीरीज़ में पूरा चीज़ डेटा के साथ समझेंगे. और उसके बाद में रेट हाइक होने के बाद में, अभी रेट हाइक अगर हो जाता है तो उसके बाद में रिसेशन आने का फियर रहता है. तो ये दिक्कत थोड़ी पॉवेल साहब को जा रही है, इसलिए उन्होंने ये इस टाइप का स्टेटमेंट दिया है. क्योंकि अगर आगे चल के रिसेशन आता है तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि सब लोग सफ़र कर रहे हैं. तो ही इज़ जस्ट डिसोनिंग, और अदर इट इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ डिस्क्लेमर फ्रॉम हिज पार्ट. तो अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन आया है या इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है, इसके लिए 3 बेसिक रीज़न्स है. रीज़न नंबर 1 है लिक्विडिटी, सेकंड रीज़न है वॉर, और थर्ड रीज़न है सप्लाई डिस्ट्रप्शंस मेनली फ्रॉम चाइना. तो ये 3 रीज़न्स है. लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि लिक्विडिटी का क्या इम्पैक्ट है. अभी ये स्टोरी चालू होती है कोरोना टाइम से. चालू करते हैं स्टोरी को. जैसे ही कोरोना आया था, तो उसके बाद में नेचुरली सब तरफ फियर आ गया था, क्योंकि इंडस्ट्री एक्चुअली बंद होने वाली थी और एक्चुअली रिसेशन आने वाला था, ऐसा सब लोग बोल रहे थे. पर वो रिसेशन के कारण फिर नोटे जो है वो नोटे छापने का काम यूएस ने चालू किया, और उसके बाद रिसेशन तो रह गया दूर, मार्केट में तेज़ी आ गई. तो उसके बाद में क्या हो गया था, जैसे रिसेशन आ गया उसके बाद में फेडरल रिज़र्व उस टाइम पे $4.2 ट्रिलियन रहा करता था. और उसके बाद में जब तब के जो यूएस प्रेसिडेंट थे मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस डाल दिया जिसका नाम था डोनाल्ड प्रिंटिंग प्रेस. वहाँ पे उन्होंने 3 महीने में $3 ट्रिलियन की नोटें, यानी इंडियन इकोनॉमी से ज़्यादा नोटें छाप दी. और ये जो नोटें छाप दी तो एचपी के प्रिंटर लगा दिए थे. मतलब मान के चलो उन्होंने लाइन से प्रिंटर लगा दिए थे, और उन्होंने
बेतहाशा नोटें छाप दी और बाद में अभी रियलाइज़ हो रहा है कि नोटें थोड़ी ज़्यादा ही छाप दी और यूएस रिजर्व फेडरल रिजर्व जो $4.2 ट्रिलियन था वो $7.2 ट्रिलियन पे पहुंच गया। फिर बाद में ये समझ में आया और फिर ये जो पैसा है, ये पैसा जब मार्केट में आया, रिजर्व ने जब सेंट्रल बैंक ने प्रिंट किया तो पैसा मार्केट्स में आया, अलग अलग मार्केट्स में आया। अच्छा, ये जो डिसीजन था, ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके पहले का जो एक्सपीरियंस है 2008 में भी सिमिलर चीज़ की थी। हालांकि थोड़ा सा उसमें फेज वाइज किया था, डिले किया था, पर जो पुराने रिसेशंस आए थे, जो सबसे सीवियर रिसेशन वर्ल्ड का जो आया था वो 1930s में आया था, जब लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं की गई थी। इनफैक्ट यूएस सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी के अपोजिट एक्शन लिया था, जिसके कारण रिसेशन हैज़ कन्वर्टेड इनटू डिप्रेशन। तो जो एक्शन लिया था डोनाल्ड प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, जो एक्शन लिया गया था, बिल्कुल करेक्ट एक्शन था, डायरेक्शनली बिल्कुल करेक्ट एक्शन था, क्योंकि सिस्टम को लिक्विडिटी देना ज़रूरी था। पर क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी आ गया, पैसा आ गया, तो उसके बाद में नेचुरली परचेसिंग चालू हो जाता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ में चलती है। जब ग्रोथ आती है तो उसके बाद में पैसा जो है वो पैसा अवेलेबिलिटी अच्छा खासा हो जाता है, परचेसिंग चालू हो जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेजर्स ली जाती है, यानी इन्फ्लेशन को नीचे लाने के लिए, उसके साथ में ग्रोथ भी नीचे आता है। तो ये जो ग्रोथ नीचे आता है, तो वो ग्रोथ अगर नीचे स्लिप हो जाए तो वो स्लो डाउन में कन्वर्ट हो सकता है। ग्रोथ के बाद में सीधा रिसेशन नहीं आता है, ग्रोथ के बाद में पहले स्लो डाउन आता है। यदि अगर इंडियन इकोनॉमी की हम लोग बात करें, तो इंडियन इकोनॉमी में जैसे 6% का ग्रोथ रेट है, और अगर ग्रोथ रेट 4% पे चले जाए तो उसको स्लो डाउन बोलते हैं, रिसेशन नहीं बोलते। रिसेशन का ऑफिशियल डेफिनेशन ऐसा है कि अगर ये जो ग्रोथ रेट है, ये क्वार्टरली ग्रोथ रेट जो कि यूएस में डिक्लेयर होता है, ये क्वार्टरली ग्रोथ रेट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में यदि माइनस में रहे तो उस इवेंट को रिसेशन बोला जाएगा। तो ये इस टाइप का सीक्वेंस है। तो ये फियर्स अभी ये है कि अगर ये जो एक्शंस ली है, ये एक्शंस के साथ में कहीं पे रिसेशन ना आ जाए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और देख लेते हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो है, सेंट्रल बैंक्स ने एक्शंस कैसी कैसी ली है। तो ये ग्राफ में जैसे कि आप देख सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ ने जो रेट्स है वो अलग अलग रेंज में बढ़ाए हुए हैं। ये ग्राफ में आप ये जो विजुअल डिस्प्ले मैंने दिया है, इसमें 2 के आगे में आपको दिख नहीं रहा होगा इन्फ्लेशन का, रेपो का जो रेट है वो दिख नहीं रहा होगा। और ये जो सारी कंट्री है, इसमें ऊपर में आपको यूएसए दिख रहा होगा और यूके दिख रहा होगा। तो ये जो इसका जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे इसका, एक्स एक्सिस पे इसका रेपो रेट है और वाई एक्सिस पे इसका इन्फ्लेशन डेटा है। अभी यहाँ पे जो जो कंट्रीज़ है, आप अगर टॉप में देखेंगे तो, और ग्रोथ भी देखेंगे, तो मैक्सिमम कंट्रीज़ जहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो टॉप में हाईएस्ट इन्फ्लेशन यूके में बढ़ा हुआ है, बाद में यूएस में बढ़ा हुआ है। तो ये जो यूएस रशिया वॉर अभी चल रहा है, वो वॉर में जो जो कंट्रीज़ फ्रंट रनर थी, यूके तो बहुत ज़्यादा फ्रंट रनर थी। यूके के प्रेसिडेंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, रशिया के अगेंस्ट काफ़ी सारा एक्शंस ले रहे थे। तो वहाँ इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा पहुँचा हुआ दिख रहा है, और सभी ने, जैसे कि आप एक्स एक्सिस में देख सकते हैं, सभी ने अच्छा खासा रेट हाइक किया हुआ है, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। अच्छा, अभी ये वॉर को लेके भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो वॉर है, ये वॉर यूक्रेन और रशिया का वॉर है। तो ये वॉर कोई यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं है। यूक्रेन ने जनरसली, बहुत ही बड़े दिल के साथ में, यूक्रेन ने अपनी ज़मीन, अपने लोग, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐश में कन्वर्ट करने के लिए, राख में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही जनरसली उन्होंने यूएस रशिया के सामने में रख दिया है। क्योंकि यूएस का एक डेकेड से एम्बिशन था कि हम लोग
किसी तरीके से जो नाटो के एम्यूनिशंस है वो रशिया के बॉर्डर में रख दे। उसके लिए यूक्रेन जो है वो जनरसली तैयार हो गया। पर इसके साथ में ये जो 1 डेकेड का यूएस का जो प्लान था, इसके साथ में और एक प्लान चल रहा था जो उनको समझ में नहीं आया था। वो प्लान था 2 डेकेड से पुतिन साहब का भी प्लान चल रहा था कि ये जो पेट्रो डॉलर है, ये पेट्रो डॉलर इकोनॉमी को ही ख़त्म किया जाए। ये भी अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर आज का जो वीडियो है वो वीडियो में इसको मैं कवर नहीं कर सकता। बट जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस है फॉर पेट्रोल ट्रेडिंग, वो ख़त्म करने का स्टोरी था। तो वो स्टोरी को पुतिन साहब ने पैरेलली अंजाम दे दिया। और ये जो वॉर है, ये वॉर बेसिकली यूएस और रशिया का क्लियर कट वॉर चल रहा है। अभी समझते हैं सबसे पहले कि रिसेशन पे आते हैं वापस। रिसेशन का क्या स्टेटस है। ये जो ग्राफ है ये सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये देखने के बाद में आपके दिमाग से जो डर है वो डर, क्योंकि डेटा बेस्ड चीज़ें कोई नहीं बता रहा है, लोग सिर्फ जो बता रहे हैं वो एक फियर्स बता रहे हैं। डोंट गो बाय फियर्स, गो बाय डेटा। नारायण मूर्ति जी भी जैसे बोलते हैं कि भगवान छोड़ के सब चीज़ के लिए आप डेटा मांगो, तो ये मैंने आपके सामने में डेटा रख दिया है। कोरोना के टाइम पे आप देख सकते हैं एक शार्प पीक आ गया था, जो ग्रोथ थी वो ग्रोथ माइनस साइड में चले गई थी, जो टेम्पररी पीक आया था। अभी आप देख सकते हैं 2022 के Q1 में -1.5 का डी ग्रोथ हुआ था, यानी ये माइनस गया था। अभी अप्रैल मई जून का जो डेटा आएगा वो जुलाई के 28 जुलाई को पब्लिश होगा। इसमें भी यदि यूएस का जो ग्रोथ रेट है वो जो डॉटेड लाइन के नीचे माइनस में यदि रहता है, तो ये माना जाएगा कि यूएस इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी ऑफिशियली रिसेशन में गई है। और फिर हमारे को डरना जो है, हम डरने के बारे में सोच सकते हैं। अभी ये जो ग्रोथ है इसका अपना प्रोजेक्शन भी रहता है। तो Q2 का प्रोजेक्शन क्या है वो समझ लेते हैं पहले। Q2 का जो प्रोजेक्शन है वो +2.1% का प्रोजेक्शन है। तो ये तय नहीं है कि ये जो इकोनॉमी है ये रिसेशन में जाएगा ही, ये कोई तय नहीं है। इनफैक्ट जो प्रोजेक्शन है ये 2.1% का है। और ये जो -1.5% का जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर के बारे में भी आप एक बार देख लीजिए। ये जो फिगर है ये फिगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप के कारण माइनस में आया है, न कि ये कोई सप्लाई जो है वो एक्सेसिवली, डिमांड जो है वो एक्सेसिवली कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हालांकि ग्रेजुअली इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो हो ही रहा है या रेट हाइक का इफेक्ट हो रहा है, पर ये जो निगेटिव जीडीपी ग्रोथ जो है Q1 का जो -1.5 का सडनली जो फिगर देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली अट्रीब्यूटेड टू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गैप and it is not attributed to a recession, basically degrowth। तो इसलिए अभी हरीडली किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाना ये एडवाइजेबल नहीं है। जो एक्शंस जो हुई है यूएस फेडरल रिजर्व से, ये एक्शंस ये ज़रूर डायरेक्शनली पॉइंट आउट करती है कि जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नीचे जा सकता है। पर ये जो टेंशन में जो पॉवेल साहब जो टेंशन में आ गए, तो उसका जो रीज़न है वो रीज़न भी 40 साल पहले हमको पीछे जाना पड़ेगा। 1980s में भी इसी टाइप का इन्फ्लेशन हाइक हुआ था। और उस टाइम पे जो पॉवेल साहब ने जो एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था, मैं ज़्यादा आगे जाऊँ तो भी दिक्कत है, मैं पीछे रह जाऊँ तो भी दिक्कत है, तो उस टाइम पे यूएस इकोनॉमी बहुत थोड़ा आगे ही चले गया था। और ये जो रेपो रेट आप जो 2.25% देख रहे हैं, ये रेपो रेट ये लोग 20% तक लेके गए थे। तो 20% के रेपो रेट में तो रिसेशन आना ही था, क्योंकि कोई ग्रोथ ही नहीं बचेगा उसमें। तो एक्सेसिवली रेपो रेट हाइक के कारण उस ज़माने में रिसेशन आ गया था, विच कैन बी कॉल्ड एज बेसिकली लिक्विडिटी ड्रिवन रिसेशन बोल सकते हैं, जिसको बेसिकली लैक ऑफ लिक्विडिटी ड्रिवन रिसेशन तब आ गया था बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्शन। तो वो उसी के कारण वो बोल रहे हैं कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा आगे ना चला जाऊँ। तो ये डिस्क्लेमर को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। सबसे पहले लेट्स सी इन विच डायरेक्शन द इकोनॉमी गोज़। अभी इस पे जो जिन्होंने सीरियसली स्टडी किया है जो ग्रुप्स ने, क्योंकि ये तो इकोनॉमिस्ट ही बता सकते हैं, तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं ये सबसे पहले आप देख लीजिए। मैंने क्रेडिट स्विस सिंगापुर का उनका जो स्टडी और रिसर्च है उनका मैंने एनालिसिस जो उनके एनालिस्ट से जो सुना हुआ है। सो दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सीवियर रिसेशन, नंबर 1।
मॉर्गन स्टैनले ने भी अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, तो दे आर सेइंग कि देयर कैन बी अ माइल्ड रिसेशन इन यूरो जोन। यूएस के बारे में बोला नहीं है, आता भी है तो बहुत माइल्ड रिसेशन रहेगा। नोमुरा कॉरपोरेशन जापान का भी यही एनालिसिस है कि इफ़ एट ऑल देयर इज़ लाइकलीहुड ऑफ रिसेशन, देयर कैन बी अ माइल्ड रिसेशन। तो माइल्ड रिसेशन में अभी जो ग्रोथ रेट -1.5 जो आप देख रहे हैं, तो उसी के आसपास में तो ये रिसेशन तो ऑलरेडी फिर चल ही रहा है, क्योंकि ये क्वार्टर का जो ग्रोथ है वो Q1 का ग्रोथ माइनस में अपने को दिख ही रहा है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। और अभी इन्वेस्टर्स को मैं बता दूँ, रिसेशन का जो फिजिकल इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा उसके बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा, जिसमें कुछ जॉब लॉस या इस टाइप का कुछ आईटी सेक्टर में हो सकता है, बट रिसेशन इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम, रिसेशन इज़ अ यूएस प्रॉब्लम। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को ये समझ लेना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी स्लो डाउन में भी नहीं गए, थोड़ा बहुत स्लो डाउन आता है तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। तो ये अगर स्लो डाउन थोड़ी देर के लिए होता भी है तो हमको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ अ रिसेशन इज़ अ यूएस प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट इंडियन इन्वेस्टर्स प्रॉब्लम। अभी आप बोलेंगे कि ये तो पूरी दुनिया इंटरलिंक्ड है तो मेरा भी पैसा नीचे जाएगा, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एफआईआईज जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया से जो पैसा अभी बाहर गया, इट इज़ नॉट दैट इंडिया हैज़ डन समथिंग बैड या इंडिया में कोई इशू है, बट इंडियन मार्केट हैज़ गॉट ओवर वैल्यूड एंड समथिंग एल्स हैज़ गॉट अट्रैक्टिव, सो मनी वेंट आउट ऑफ इंडियन मार्केट। अब अगर उधर रिसेशन होता है तो देयर इज़ ऑल्सो लाइकलीहुड कि इमर्जिंग मार्केट बिकम मोर अट्रैक्टिव, इन विच इंडियन मार्केट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। तो ज़रूरी नहीं है वहाँ रिसेशन आ जाए तो यहाँ सब पैसा तबाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, थोड़ा नीजर्क रिएक्शन रहे, बट इवेंचुअली इफ़ देयर इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड माइल्ड रिसेशन, इट इज़ इक्वली लाइकली कि जो पैसा यूएस मार्केट में जो था, सो एफआईआई वुड पम्प दैट मनी इंस्टेड ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, दैट मनी मे कम इन द इमर्जिंग इकोनॉमी एंड यू मे सी अ अनदर स्पाइक। तो इसके लिए डरने की ज़रूरत नहीं। फिजिकली थोड़ा बहुत आईटी कंपनीज में गेट हैम्पर, थोड़ा बहुत माइल्ड रिसेशन आ सकता है। तो माइल्ड रिसेशन तो पिछले डेकेड में भी हमने देखा था, उसके पहले के डेकेड में भी था। सो नॉट टू वरी सो मच अबाउट इट। जिस प्रकार का हाइप किया गया है एंट्री लेवल फाइनेंशियल जर्नलिस्ट से और बाकी लोगों से, सो डोंट गेट स्वेड बाय दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट स्टे इन्वेस्टेड। आपका पैसा जो है वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। इनफैक्ट द प्रोजेक्शंस आर दैट कि जो सितंबर तक इन्फ्लेशंस आर लाइकली टू पिक्ड आउट, पर अगर इन्फ्लेशन उसके भी आगे थोड़ा बहुत चले जाते हैं, मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक भी इन्फ्लेशन पिक आउट होते हैं, तो उसके बाद में देयर इज़ वंस द इन्फ्लेशन पिक्स आउट, तो उसके बाद में जो ग्रोथ का जो फॉल है, क्योंकि एक्शंस आर टू टेम्पर और टू बेसिकली कंट्रोल द इन्फ्लेशन राइज, तो ग्रोथ का डाउनवर्ड साइड भी वहाँ पे होल्ड हो जाता है और वो साइकिल रिवर्स हो जाएगा, बिजनेस साइकिल रिवर्स हो जाएगा। अभी बिजनेस साइकिल से याद आ गया, ये एक स्लाइड, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये स्लाइड में आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मार्केट इज़ ऑलवेज 2 to 3 स्टेप्स अहेड। बिजनेस एक साइकिल जब बॉटम आउट हो जाएगा तो उसके हो सकता है एक मार्केट उसके पहले बॉटम आउट हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल सकता ये जो 15,200-300 के आसपास जो था वो मार्केट का बॉटम था या नहीं था, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन साइड बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अगर डाउन साइड आता भी है तो वो एडवांस में आएगा और उसके बाद में मार्केट वुड बॉटम आउट एंड स्टार्ट नॉर्थवर्ड जर्नी, मे बी एट अ स्लोअर रेट, मे बी कॉशियसली। कुछ पीरियड तक मार्केट रेंज बाउंड भी रह सकता है, बट मार्केट विल गो इन एडवांस। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं विच इज़ अ स्पीकिंग ग्राफ। ये इन्वेस्टर्स को नहीं पता रहता क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल इटसेल्फ, तो मार्केट साइकिल को ही देखते रहते हैं वो सिर्फ, बट मार्केट विल ऑलवेज गो इन एडवांस। तो मार्केट जो है मार्केट साइकिल पहले बॉटम आउट हो जाएगा एंड यू विल सी, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है दे वुड अंडरस्टैंड, इनसाइडर इन्वेस्टर वुड अंडरस्टैंड दैट थिंग्स हैव बॉटम्ड आउट। वो तो ग्राफ के फ्लैटनेस से जो उसका जो स्लोप है उसी से समझ लेते हैं एंड दे स्टार्ट पंपिंग द मनी और मार्केट विल मूव अप। तो इन्वेस्टर को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एटलीस्ट इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इट इज़ अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। पिछले डेकेड भर में हम लोग रो रहे थे कि हमको अर्निंग्स नहीं आ रहे, हमारा पी कम है,
फिजिकली ग्रोथ नहीं आ रहा है, ओवर वैल्यूड मार्केट में डालना पड़ रहा है। तो आज तो सारा का सारा अवेलेबल है, अर्निंग्स ग्रोथ ऑलरेडी आया हुआ है 2027 का। आप वर्ल्ड अप टू 2027 आप वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन देख लीजिए। यू कैन सी इन दिस ग्राफ 2027 तक इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन प्रोजेक्टेड टू परफॉर्म एट इट्स बेस्ट। सो एवरीथिंग इज इन शेप, इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। पहले की जो दो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे इन्वेस्टर ने मिस आउट किए, सो डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। आज अर्निंग्स भी जगह पे है, मार्केट के वैल्यूएशंस भी अगर मैं अट्रैक्टिव भी नहीं बोलूँ तो एटलीस्ट दे आर क्लोज टू फेयर वैल्यूएशन। सो दिस इज़ द टाइम टू बाय इक्विटीज, इट इज़ अ प्योर इक्विटी बाय मार्केट। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट ट्राई टू कैच द बॉटम ऑफ मार्केट। ये जो है ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इनफैक्ट मार्केट क्रैश में जितना पैसा लॉस नहीं होता है, उससे ज़्यादा पैसा तो मार्केट को टाइम करके बॉटम कैचिंग में होता है। आज का जो भी लेवल आपको मिल रहा है इसमें आप ले लो, कल रहे ना रहे, कल मिले ना मिले, मार्केट अगर नॉर्थवर्ड जाता है, इन माय ओपिनियन देर इज़ अ इमर्जिंग मार्केट्स, एटलीस्ट इंडियन मार्केट्स हैव ऑलरेडी बॉटम्ड आउट। एंड या अगर कोई एक डबल बॉटम भी मिलता है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ वेरी डीपर काइंड ऑफ करेक्शन, और करेक्शन आता भी है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्गर, क्योंकि इन्फ्लेशंस जैसे पिक आउट हो जाएंगे वैसे स्मार्ट मनी वुड कम। सो दोस्तों, ये आज का जो समरी था, ये समरी मेरे को लगा कि इस पे डिटेल में मेरे को वीडियो बना के इन्वेस्टर्स को अवेयर करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये काफ़ी सारा वर्क इस पे किया हुआ है। एंटायर डिटेल्स आर बेस्ड ऑन द डेटा एंड नॉट बेस्ड ऑन एनी जनरल व्यूज़। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी कंफर्टेबल फील किया होगा। ये जो है ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आया है। तो एंट्री लेवल फाइनेंशियल जर्नलिस्ट के जर्नलिज्म पढ़ के आप अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसको डिस्ट्रॉय मत करिए। इक्विटी में अगर डेट में सफिशिएंट पैसा रख के, सिर्फ मैं आईटी फील्ड में जो लोग हैं उनको ये बताऊंगा कि पहले आप थोड़ा सा अपना लिक्विडिटी देख के उसके बाद में गो एंड बाय द मार्केट, इट्स अ बाय मार्केट। पर ये बाय करते वक्त अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के आप निवेश करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।